नमस्कार, सार्वजनिक समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। लेकिन सबसे पहले 20 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। नई दिल्ली में वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। कहा, वीर बाल दिवस कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, हमें करना होगा अपनी विरासत का सम्मान। आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से परिचित कराना जरूरी। धर्म की रक्षा के लिए साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत को समर्पित वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साहिबजादों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक मंडल और जनपद स्तर पर वीर बालकों का सम्मान किया जाना चाहिए और सिख गुरुओं से संबंधित सभी स्थलों को चिन्हित करते हुए उनके विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में वीर बाल दिवस पर कहा कि गुरु गोविंद सिंह के बेटों की कुर्बानी देश के वास्ते थी, इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। प्रयागराज के शृंगेरपुर में अखिल भारतीय देववंशी समाज के चतुर्थ राष्ट्रीय महाधिवेशन में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि केंद्र व राज्य की सरकार सबका साथ सबका विकास का ध्येय लेकर कार्य करे, जिससे हर वर्ग को हो रहा है विकास। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर हिंदू धर्म को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, हिंदू धर्म नहीं धोखा है। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू धर्म नहीं जीवन जीने की एक शैली है। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर केंद्रीय मंत्री नितिन राय का पलटवार। कहा, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या विपक्षी गठबंधन का कोई भी नेता, वे धर्म का अर्थ नहीं समझते। तुष्टीकरण पर आधारित है उनकी विचारधारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल को भी महत्वपूर्ण विषय बनाया गया है। अब खेल सिर्फ वैकल्पिक या अतिरिक्त पाठ्यचर्या का अंश नहीं, बल्कि यह अब पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। और मिर्जापुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पूर्वांचल का पहला ड्रोन रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर का किया उद्घाटन। कहा, इस संस्थान का फायदा स्थानीय लोगों को मिलेगा। ड्रोन खरीदने और चलाने में मदद करेगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के भीतर बहुमंजिला इमारतों में लगने वाली लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने के दिए निर्देश। कहा, प्रदेश भर में हर लिफ्ट एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी नियोजन विभाग के साथ की बैठक। सीएम योगी ने कहा कि धार्मिक नगरों में प्रतिष्ठित मंदिरों के आसपास न बने बहुमंजिला भवन। सांसद स्मृति ईरानी कल अमेठी के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे 474 दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण यंत्र देंगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही चौपाल जनसंवाद के जरिए लोगों से बातचीत भी करेंगी। अयोध्या में प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर बैरिकेडिंग के लिए पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं को दी गई जिम्मेदारी। अयोध्या में 15 किलोमीटर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रोड शो। सपा नेता और सांसद डिंपल यादव ने कहा कि अगर अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिलेगा तो समारोह में होंगी शामिल। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने दिया विवादित बयान। कहा, जिस दिन मंदिर का उद्घाटन होगा उस दिन अल्लाह से बाबरी मस्जिद वापस मिलने की दुआ करेंगे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम की पैड़ी परिसर में लेजर लाइट एंड साउंड शो का किया जा रहा है प्रदर्शन। प्रतिदिन भगवान राम के जीवन चरित्र पर हो रही है कथा। आगामी 5 सालों के लिए नियमित रूप से होगा प्रदर्शन। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा के पांजू और गमिराज में सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 लोगों को किया गिरफ्तार। तीनों के पास से 2 पिस्टल और गोलियां हुई बरामद। हिंद महासागर में समुद्री क्षमता को बढ़ावा देने के लिए युद्धपोत आईएनएस इम्फाल को नौसेना के बेड़े में किया गया शामिल। चीन की बढ़ती घुसपैठ को रोकने में मिलेगी मदद।
भारत के इकलौता सोलर मिशन आदित्य L1 अपनी यात्रा के सबसे कठिन पड़ाव में पहुंचा। हेलो ऑर्बिट में एंट्री करने का काउंटडाउन शुरू। 6 जनवरी को अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा आदित्य L1। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। वीर बाल दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों बाबा साहिब जादव और बाबा फतेह सिंह जी के शहादत दिवस के रूप में मनाई जाती है। पिछले साल जनवरी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व वाले दिन प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। सरकार नागरिकों की, विशेषकर छोटे बच्चों को साहिबजादों के अनुकरणीय साहस की कहानी को बताने और शिक्षित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। ये उस महान विरासत का पर्व है जहां गुरु कहते थे, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जो लड़ाई दिन के है, पुरजा पुरजा कट मरे, कबहू ना छाड़े खेत। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज धर्म की रक्षा के लिए साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत को समर्पित बाल दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने सिख समाज के गुरुओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके त्याग और बलिदान के कारण आज सनातन धर्म जिंदा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक मंडल और जनपद स्तर पर वीर बालकों का सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही प्रदेश में सिख गुरुओं से संबंधित सभी स्थलों को चिन्हित करते हुए उनके विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा सहित गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। हमारी युवा पीढ़ी के सामने, हमारे स्कूली बच्चों के सामने इतिहास आना ही चाहिए। साहिबजादा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान का, जिससे वर्तमान पीढ़ी देश और धर्म के लिए अपने आप को सदैव तैयार रहते हुए अपने कर्तव्यों के प्रति निर्वहन करने के लिए सदैव अपने आप को तैयार कर सके। और इस मामले में बार बार इस बात को कहता हूं, महाभारत के युद्ध में वीर अभिमन्यु की उम्र क्या थी? मात्र 16 वर्ष। और उसकी उम्र क्या थी? जब भगवान राम ने ताड़का का वध किया था तो भगवान राम की उम्र क्या थी? भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध किया था तब कृष्ण की उम्र क्या थी? ध्रुव क्या उम्र थी? यानी एक लंबा इतिहास है। और वीर बाल दिवस के अवसर पर उन वीर बालकों को जो असाधारण कार्य कर रहे हैं और बच्चों को इस अवसर पर हमें सम्मानित करने की एक नई परंपरा को आगे बढ़ा करके वीर साहिबजादों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनका पुण्य स्मरण करना चाहिए। और लखनऊ में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदर गुरुद्वारा में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में वो शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश के लिए इससे बड़ी कोई शहादत नहीं हो सकती। गुरु गोविंद सिंह ने जिस तरह अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों की कुर्बानी दी है, यह दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने साबित किया कि मुल्क के वास्ते कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं है, वतन से बड़ी कोई मोहब्बत नहीं है, भले ही वह पुत्र क्यों ही ना हो। ਅੱਜ वीर बाल दिवस ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ
याद करन दा साहबजादा जोरावर सिंह साहबजादा फतेह सिंह इस कोलों वड्डी कोई शहादत नहीं हो सकती ते इस कोलों वड्डी कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जिस तरह अपनी अखां दे सामने अपने पुत्रां दी कुर्बानी देखती है और दे के एक दुनिया च मिसाल भी कायम की ते एक पैगाम दिता कि वतन दे वास्ते मुल्क दे वास्ते कोई भी कुर्बानी वड्डी नहीं है। और वही दूसरे कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश डिजाइन एवं शोध संस्थान लखनऊ एक जनपद एक उत्पाद एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर निदेशक प्रांजल यादव ने 1300 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से प्रदेश सरकार काम करी वह प्रशंसनीय है। कारीगरों और शिल्पियों को अनगिनत योजनाओं से आच्छादित किया जा रहा है जिससे वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार किया जा सके। आपको शायद इस बात का एहसास है कि नहीं कि आप एक ही समय में एक से कई अधिक अनेकों दायित्व निभा रहे हैं। एक और तो आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में अपना योगदान देकर के उसे प्रबल बना रहे हैं। दूसरा, जैसा आपने स्वयं कहा, वोकल फॉर लोकल, और अब तो मैं कहूंगा कि लोकल फॉर यूनिवर्सल हो जाएगा। और स्वदेश निर्मित विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस इंफाल आज भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। आईएनएस इंफाल नौसेना में कमीशन होने का कार्यक्रम मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित किया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएनएस इंफाल का भारतीय नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को दिखाता है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति नौसेना की प्रतिबद्धता और उसके समर्पण में शामिल सभी हितधारकों की मेहनत, लगन और समर्पण को भी दिखाता है। आईएनएस इंफाल का भारतीय नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का यह जीता जागता प्रमाण है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एमडीएल एवं नेवी की कमिटमेंट और इसके निर्माण में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स की कठिन मेहनत, लगन और समर्पण को भी दर्शाता है। आईएनएस इंफाल की कमीशनिंग भारत की नौसैनिक शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उनकी विचारधारा तुष्टीकरण पर आधारित है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया है और कहा कि हिंदू धर्म एक धोखा है। उन्होंने भी कहा कि जब भी वह बात कहते हैं तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है, लेकिन जब मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कहते हैं तो किसी को कुछ नहीं होता। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले या इंडी गठबंधन के कोई नेता बोले, धर्म का मतलब समझते ही नहीं है कि उनका विचार ही बिल्कुल तुष्टीकरण के आधार पर है और वह तुष्टीकरण सिर्फ और सिर्फ सत्ता वोट। और मिर्जापुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पूर्वांचल का पहला ड्रोन रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। प्रदेश के पिछड़े जनपद में इस संस्थान का फायदा स्थानीय लोगों को मिलेगा। इस अवसर पर उन्होंने भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री का सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। अभी तक ड्रोन सैन्य अभियानों का हिस्सा था, लेकिन अब किसान की उपज बढ़ाने के लिए केमिकल और उर्वरक छिड़कने में काम आ रहा है। ड्रोन खरीदने और चलाने में सरकार मदद करेगी और महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें लखपति दीदी बनाया जाएगा। सरकार ने प्रशिक्षण संस्थान का लाइसेंस जारी कर दिया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही कोई ड्रोन का संचालन कर पाएगा। इससे कृषि के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का पहला ड्रोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित हुआ है। इसका शुभारंभ हुआ है। हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ड्रोन की तकनीकी का सर्वाधिक उपयोग हो, इसकी बात निरंतर कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस और ईज ऑफ लिविंग के लिए
ड्रोन का बड़े पैमाने पर उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है, खास तौर से कृषि के क्षेत्र में। इसको DGCA से सर्टिफिकेशन मिला है 11 दिसंबर को। मैडम ने उसका इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन किया है, जो हम 2.5-3 साल से हम लोग इसके पीछे लगे हुए थे। DGCA के कई इंस्पेक्शन यहाँ पे हुए, उसके बाद जाकर के उन्होंने फ्लाइंग एरिया पाया, बिकॉज ये ग्रीन जोन एरिया है और यहाँ पे हम एक्सपेंशन की हमारे पास बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। इतना बड़ा इलाका है कि हमारा अपना एरिया ही, हम ड्रोन की फ्लाइंग तो सर्टिफिकेट देंगे ही देंगे, इसके साथ साथ हम उनको इंडस्ट्री स्पेसिफिक, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे सोलर प्लांट हो जिसका सर्विलांस के लिए, चाहे पावर प्लांट हो, इन सब का सर्विलेंस के लिए, टेलीकॉम टावर्स का सर्विलेंस के लिए, वाटर बॉडीज का सर्विलेंस करने के लिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे जो हमने सेटअप किया है, ये सब यहाँ पे डेवलप होगा। और लखनऊ में आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय का 21वां दीक्षांत समारोह का उन्होंने शुभारंभ किया। इस अवसर पर 49,452 छात्रों को उपाधि मिली और 95 मेधावियों को मेडल दिए गए। ये एशिया की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। दीक्षांत समारोह में आप सभी के मध्य उपस्थित होना मेरे लिए सचमुच गौरवशाली दिन है। आज यह विभिन्न पाठ्यक्रम में 49,452 उपाधियां, 105 विद्यार्थियों को PhD की उपाधि एवं 95 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए गए। और आपने देखा डिजी लॉकर में अपलोड हो गया, आपने तालियां भी बजाई। ये जरूरत है मित्रों टेक्नोलॉजी की। और अब देखते हैं अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी कुछ खबरें। और पौराणिक और धार्मिक नगरी अयोध्या में भव्य और नव्य श्री राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या को विश्व के धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में अयोध्या के आधारभूत संरचना में भारी निवेश किया जा रहा है। संपूर्ण अयोध्या को ऊर्जा प्रदान करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत भी विकसित किए जा रहे हैं। देखते एक रिपोर्ट। अयोध्या को लेकर के आशंकाओं और अफवाहों का बाजार अब खत्म हो चुका है। अयोध्या एक नई राह देख रही है। वह राह है विकास की। वह राह है कि दुनिया के मानचित्र पर, पर्यटन के नक्शे पर किस तरह से अयोध्या दर्ज हो। सरयू के किनारे बसी अयोध्या कहा जाता है कि त्रेता युग में स्वर्णिम थी, बहुत ही खूबसूरत थी। वह खूबसूरती अयोध्या की फिर कैसे स्थापित की जाए, इसको लेकर सरकार चिंतित है, धर्माचार्य चिंतित हैं और वो सब कुछ न कुछ करना चाहते हैं इस दिशा में। जबकि भगवान श्री राम का मंदिर यहाँ पर निर्माणाधीन आने वाले समय में पूर्ण होगा, पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। अयोध्या में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना सरकार के सामने चुनौती है और बुनियादी सुविधाओं के विकास में ऊर्जा महत्वपूर्ण विषय है। और इस ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए, अयोध्या की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 165 एकड़ में यह सोलर जो है प्लांट लगाया जा रहा है, जहां से लगभग 40 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी, जो अयोध्या की जो शहर की आवश्यकता है या अयोध्या जिले की जो आवश्यकता है उसका 40% जो है हिस्सा पूरा करेगी। और इसके साथ ही NTPC ये एक निष्प्रयोज्य भूमि थी, इस पर न खेती होती थी और ये ग्राम सभा की जमीन थी, लोग इस पर उपज नहीं उगा पाते थे, जलमग्न भूमि थी। ऐसी भूमि पर जो है एक प्लांट यह लगाया जा रहा है, ग्राम सभा के लिए उपयोगी है और कहीं न कहीं जो लीज पर ग्राम सभा ने इस भूमि को NTPC को दिया है उससे ग्राम सभा को आमदनी भी होगी। किस तरह का प्लांट है, क्या योजना है, क्या लगाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ बताइए। ये हमारा 40 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ये 165 एकड़ लैंड पर लगाया जा रहा है। इसमें ये पूरी जलमग्न भूमि थी, ये किसी यूज में नहीं थी, तो इसमें NTPC प्लांट लगा रही है और एक अयोध्या को एक सोलर सिटी के रूप में देखना है। तो इस प्लांट से अयोध्या सिटी की हमारी करीब 50% डिमांड पूरी होगी। कितना खर्च आ रहा है और किस तरह से बाकी 50% की जरूरत क्या कैसे पूरा करेंगे? जिला प्रशासन का प्लान है कि हमको और जमीन देंगे तो फिर उसको भी दूसरा प्लांट और लगाया जाएगा यहाँ पर। और इसमें करीब हमारा 200 करोड़ का कॉस्ट आ रहा है इससे।
सरकार चाहती है कि अक्षय ऊर्जा स्रोतों का विकास हो, जिससे कि नियमित रूप से हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके। और यही जरूरत खासतौर पर अयोध्या की भी है। अयोध्या जब दुनिया के मानचित्र में एक पर्यटन और धार्मिक नगरी के रूप में जानी जाएगी, पर्यटक आएंगे तो उन्हें सुविधाएं देना, और यही कारण है कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विस्तारित प्लांट लगाया जा रहा है। और यह भी कल्पना है कि आने वाले दिनों में सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होगी जो पूरे अयोध्या को चमकाएगी। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, अयोध्या। और अब एक नजर विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरों पर। और विकसित भारत संकल्प यात्रा आज लखनऊ के पारा क्षेत्र पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन का स्वागत किया। इस अवसर पर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और विभिन्न योजनाओं के लिए पात्र लोगों के आवेदन भी किए गए। इस मौके पर विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों ने अपनी कहानी अपनी जुबानी भी सुनाई। मुझे प्रधानमंत्री योजना आवास मिला है। मेरा घर टूटा फटा था और रहने की दिक्कत थी। अब मेरा घर पक्का बन गया है। मेरी सारी समस्या लगभग दूर हो चुकी हैं। मुझे राशन भी मिल रहा है और मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब मुझे मिल रही हैं। इस सरकार से मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ और मेरी सारी समस्या लगभग दूर हो चुकी हैं। और आने वाले समय में मैं चाहता हूँ मोदी सरकार रहे। हम पहले करकट में रहते थे, अब जब से मिला है हमको मकान, तब से हम लोग अच्छे से रह रहे हैं। हमको राशन भी मिलता है, अब हम लोग खुशहाल से रहते हैं। और केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी देने और इन योजनाओं का लाभ किस प्रकार लिया जाए, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें एलईडी युक्त वाहन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सीतापुर जिला मुख्यालय के मुख्य मार्गों पर वाहन ने दृश्य श्रव्य माध्यम से लोगों को विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने प्रचार वाहन की उपयोगिता की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा सरकारों में जनहित योजनाओं का लाभ सभी को बिना भेदभाव के मिल रहा है। मुझे आवास मिला है, प्रधानमंत्री आवास मिला है, जो बनाए हैं बना लिया है। अब कहने का मतलब जो है, जब से आवास बनाया है तब से हमको बहुत आराम है। मोदी जी और योगी जी का कोटि कोटि धन्यवाद। उनके प्रार्थना है और आगे चल के भी मोदी जी योगी जी की सरकार बनाएंगे। ये एक ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री हमारे 47 साल के जीवन में आए हैं कि जिन्होंने हम जैसे गरीबों की इस दर्द को समझा कि जिनके सर पर छत भी नहीं है और उनको कम से कम छत का जो सुख मिला है। मेरे पास परिवार है, गरीब आदमी हूँ, कमाने वाला मैं अकेला हूँ, 4-5 लोगों का परिवार है, माता पिता हैं। और अब हम अपना पेट चलाएं या मकान बनाएं, जीवन हमारा मकान बनाने में ही बीत जाता। 47 साल की उम्र हो गई, मकान बनने से पहले ही हमारा देहांत हो जाता और मकान हमारा फिर भी नहीं निर्मित हो पाता। और हम इस चीज़ को धन्यवाद देते हैं मोदी जी के प्रशासन का और उनके सिस्टम का, कि जिन्होंने पूर्ण रूप से हम लोगों की मदद की। मेरा माटी मेरा देश और संकल्प यात्रा जो चल रही है, विकसित संकल्प यात्रा जो चल रही है, इसके माध्यम से जो हमारे लोग वंचित रह गए हैं, कुछ लोग अभी योजना का लाभ नहीं पाए हैं, तो इस ईडी के माध्यम से, वैन के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। जो 10 साल की योजना हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो लक्ष्य था, जो एजेंडा था, उस पर हम लोग खरा उतरे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री खरा उतरे हैं। और जैसे कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सब पे विश्वास, तो सबका ध्यान में रख के जो योजना आती है धरातल पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, मंत्री सब मिलके और सहयोगी अधिकारी मिलके सबको लगाया जाता है, तो सब लोग धरातल पे लगते हैं। और भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय भवन में 3 दिवसीय मालवीय स्मृति पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हर साल की भांति इस साल भी उसको प्रदर्शनी में हजारों प्रजातियों के फूलों को देखने का अवसर एक ही जगह लोगों को मिला। यहाँ पर गुलाब, रजनीगंधा, जरबेरा, गेंदा, गुलदावरी, ग्लोडिलिस की कई प्रजातियां सहित बड़ी संख्या में सजावटी पौधे भी लगाए गए थे। वहीं शाक भाजी की विभिन्न प्रजातियां लोगों को प्रदर्शनी में देखने को मिली। वहीं इस प्रदर्शनी में फूलों से बनाई गई भव्य राम मंदिर की आकृति जो है लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही।
हर साल इस पुष्प प्रदर्शनी का इंतज़ार करती हूँ और इस बार भी मुझे बहुत इंतज़ार था और स्पेशली इस बार क्योंकि अयोध्या का ये मंदिर बना है, ये देखने के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं और बहुत सुंदर लग रहा है। जिसकी भी परिकल्पना है वो बहुत ही अच्छी है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा फूलों से सजाया गया है। उस साइड जाएंगे तो गुलाब के फूल और पूरा सरस्वती माँ और मालवीय जी की मूर्ति बहुत अच्छा है यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पूरा हर जगह फोटोजेनिक बहुत माहौल है और आप वहाँ जाएंगे तो रोज का है, अंदर मदन मोहन मालवीय की मूर्ति है। यहाँ पे पूरा फ्लावर्स हैं, अलग अलग टाइप के, बहुत अच्छा माहौल है। ये सैकड़ों वैरायटियाँ फूल लगी हुई है यहाँ पर। जैसे कि अगर हम गुलदाउदी की मान कर लें, मेन गुलदाउदी है, तो गुलदाउदियों में कम से कम जो है यहाँ पर 200-250 वैरायटी तो गुलदाउदी की ही है क्वालिटी। नाम तो गुलदाउदी के, लेकिन वैरायटी देखेंगे तो बहुत है वैरायटी के हिसाब से। तो 7 बजे समाचारों में अभी बस इतना ही। नमस्कार।